मेरे दोस्त, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो। मेरे दोस्त, परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो। चलो उसी रास्ते पे जो सच्चा और साफ हो, जो सच्चा और साफ हो। तो दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VSR अड्डा पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज 27 दिसंबर है और मैं 27 दिसंबर का करेंट अफेयर लेकर आया हूं। और ये डेली करेंट अफेयर आता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जाएं, वहां पे प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर का मिल जाएगा। और बेटा, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डेली का करंट अफेयर वहां पे नहीं मिलेगा, आपको जो पूरे साल का, जैसे कोई बच्चे होंगे बोलेंगे सर हमें प्रीवियस 6 मंथ का चाहिए करंट अफेयर, सर मेरे को ओनली 3 मंथ का चाहिए, सर या मेरे को वीकली चाहिए। तो बेटा, जो भी आपको चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या अर्ली चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर VSR अड्डा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप एक बार जाओ, विजिट करो, आपको एक एक चीज वहां पे मिल जाएगा। और मैं एक चीज बता दूं बेटा कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो SSC हो या कोई भी एग्जाम हो बेटा, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम में आता है। 1 2 3 सवाल तो आना ही आना है, चाहे UPSC का एग्जाम हो, चाहे BPSC का हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको एग्जाम से नहीं मतलब, कोई बात नहीं बेटा, दिन दुनिया में आखिर चल क्या रहा है ये बात तो आपको पता लगेगा। ये कहां से पता लगेगा? तो करंट अफेयर से पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है बेटा कि किस नौसैनिक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किस नौसैनिक जहाज को? तो बेटा INS इम्फाल को पुनः आपको नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बारे में क्या तथ्य है वो देख लेते हैं। तो बेटा 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई डॉकयार्ड में INS इम्फाल को कमीशन किया गया। मतलब कि जो इंडियन नेवी है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको और पावरफुल बनाने के लिए INS इम्फाल को ऐड किया गया है। कहां पे सर? तो मुंबई डॉकयार्ड में। सवाल यहां पे देखो दो तरह से आता है कि बताइए कि नौसेना का बेड़ा में कौन सा ऐड किया गया है? तो सर INS इम्फाल। सर वो कहां पे किया गया था, कमीशन कहां पे हुआ था सर? जैसे आपका जन्म कब हुआ? तो सर मेरा जन्म 1947 में हुआ सर। चलो आप बता दीजिए। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि जन्म आपका हुआ तो कहां हुआ? तो क्या पाकिस्तान में पैदा लिए थे या हिंदुस्तान में पैदा लिए थे? उसी टाइप से INS इम्फाल जो है वो कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। सर दुनिया को पता है कि INS नेवी है, INS इम्फाल है, वो इंडियन नेवी में कमीशन कर दी गई है। बट कहां पे करी गई है सर, ये तो बता दो। तो सर वो करी गई है मुंबई डॉकयार्ड में। कहां पे बेटा? तो मुंबई डॉकयार्ड में किया गया। अब इसके बारे में देखते क्या है। तो आपको पता ही है अभी रक्षा मंत्री कौन है सर? तो आपके राजनाथ सिंह मौजूद में क्या है सर? अभी रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। इनके प्रेजेंस में एक कार्यक्रम चला है। ठीक है, INS इम्फाल क्या है सर? इसकी खासियत क्या है? INS इम्फाल है, इसकी खासियत क्या है? ठीक है, तो सर देख लो ये क्या है। सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, सर्विलांस रडार, 76 mm रैपिड माउंट गन, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। जैसे कहने का मतलब हुआ जैसे आप नया गाड़ी खरीदते हो तो उसमें क्या बोलते हो कि सर इसमें सर ABS है, सर इसका इतना CC का है, सर इसमें डिस्क ब्रेक है, सर इसमें इसका लाइट है, सर ये देखो सर इसका इंडिकेटर है सर। अब पता करते हो 4 व्हीलर लेते हो, कुछ भी सामान लेते हो तो उसका कुछ स्पेसिफिकेशन रहता होगा। तो वही INS इम्फाल का क्या क्या खासियत है सर? तो बेटा ये देखो क्या है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब सतह टू सतह मार करने वाला है। ठीक है, और इसमें 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लगा हुआ है, सर्विलांस रडार लगा हुआ है और 76 mm का रैपिड माउंट गन लगा हुआ है। इस पे एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये था बेटा। चलो अगला सवाल देखते हैं कि QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान मिला है सर? तो कौन सा स्थान मिला है सर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय को? तो सर 220वां स्थान मिला है सर। क्या है सर? थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। तो सर दिल्ली विश्वविद्यालय QS सस्टेनेबिलिटी 2024 में विश्व भर में
220वां स्थान प्राप्त किया अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। और 2024 में 95 देशों के 1397 संस्थानों को शामिल किया गया था। इसमें कितना सर? तो आपका 1397, इसमें सर टोटल 95 कंट्रीज के इसमें अलग अलग टॉप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज सारे इसमें क्या था, इंक्लूड थे सर। इनके बीच में आया अपना दिल्ली का 220वां स्थान। अब थोड़ा ठंडी का मौसम है बेटा, तो थोड़ा गर्म पानी भी पी लेता हूं, है ना संतोष जी। ये व्हाइट व्हाइट क्यों है सर? देखना इसको, देखिए सर इसको। और बता दो बेटा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने रैंकिंग में 23.4% अंक प्राप्त कर किए हैं। कितना में से सर? तो 100 में से 100 में से 23.4% इनको वोटिंग मिला था। ठीक है। ऐसा पहली बार है जब शीर्ष 200 रैंक में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं शामिल हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 200 में कोई भी इंडिया का यूनिवर्सिटी नहीं आया। समझ रहे हो ना? तो क्यों नहीं आया है बेटा? तो देखो, हो सकता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हो सकता है कि कोरोना की वजह से, उस टाइम की वजह से दिक्कत है। कोरोना तो कब का खत्म हो गया यार। यार नहीं देखते हो आप, पढ़ाई का हुआ रहा है। हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। बहुत जल्द बेटा कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर ये जो नया वाला जो एजुकेशन प्लान आया है, जो बहुत सारे बच्चे बोले थे सर मैं 12th पर्सनली मेरे को मैसेज किए थे कि सर मैं 12th पास आउट कर गया हूं सर, जो हमें ग्रेजुएशन वाला लेना, मैं क्या करूं सर? तो मुझे पूछ रहे थे कि सर 1 साल करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 साल करके छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो बेटा वो क्या होगा हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर। क्या है कि मध्य प्रदेश में किस दिन को तैला दिवस घोषित किया गया है? तो सर तैला दिवस कब घोषित किया गया है सर? तो आपका 25 दिसंबर को घोषित किया गया है। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं सर कि 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में ग्वालियर किले में 1500 तबला वादकों ने, कहां पर, कौन सा किला? छोड़ा नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक डायलॉग है जो मैं हमेशा यूज करता हूं कि डोंट स्किप द वीडियो अदरवाइज यू विल मिस द वीडियो। अगर तुम स्किप करोगे तो तुम मिस करोगे, कहीं पे भी 1-2 लाइन छोड़ोगे तो मिस कर जाओ। हो सकता है क्या पता वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, को जानना है। जितने देर में तुम सोना, बेबी, लहसुन और ये प्याज का जो मैसेज देखते हो, टमाटर, धनिया, पुदीना, ये सब का, उतने देर में आपका 1-2 कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो सारा नोटिफिकेशन ऑफ करके चुपचाप क्लास पर फोकस करना। ठीक है। तो देखते हैं 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कौन सा किला सर? तो ग्वालियर के किले में कितने सर? तो सर 1500 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। समझ रहे हो ना? एक साल तबला थाप देकर, ता दिन नत दिन 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 था जो होता ना तबला वाला, तो एक साथ 1500 लोग, समझ लो एक साथ 1500 लोग तबला वादा जब वहां करा होगा ना, तो समझ लो क्या मतलब माहौल बना होगा। उसमें क्या है सर? तो सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने का ऐलान किया। ये लीजिए, बेहतरीन, देख रहे हो? अभी नए नए बने ये मोहन यादव सीएम, जो मोहन यादव है अभी हाल ही में ये मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। अब आते ही देखो भैया बोल दिए कि आज से भैया 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो सर आज ही के दिन 1500 तबला वादकों ने ग्वालियर के किले में बैठकर एक साथ एक बार में रेडी 1 2 3 गो, जैसी गो बोला तो एक बार में सर 1500 एक बार में तबला वादक ने तबला बजाया था। इसलिए क्या बना सर? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसलिए ये 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाना शुरू कर दिया गया है। कहां पे? तो सर मध्य प्रदेश में। किसने किया है? तो सर वहां के न्यूली जो सीएम बने हैं, कौन बने हैं सर? तो मोहन यादव जी ने किया। ठीक है, चलिए। तानसेन सम्मान पंडित गणपति भट्ट असनगी को प्रदान किया है। ठीक है। उज्जैन की संस्था मालय लोक कला उज्जैन को राजा मान सिंह तोमर सम्मान प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए। ये सब एडिशनल जानकारी था बेटा, जो कि मैं डाल देता हूं स्लाइड में, ताकि ये क्वेश्चन के अलावा भी आपके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए तो बेकार नहीं जाता है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। तो आपको लगता होगा ना सर फिर आप साइड में क्यों लिख दे? तो बेटा मैं जानबूझ के लिखता हूं कि तुम इतने नालायक हो कि मैं पता है तुम बाद में जाकर दोबारा कौन से कहीं ढूंढोगे नहीं, दोबारा पढ़ोगे नहीं, जो हमें पढ़ा दिया जाएगा वही बहुत है तुम्हारे लिए।
ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं एक बार में आपको सब हो जाए, ज्यादा मेहनत करनी। देखो आजकल बेटा हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी हो गया। हार्ड वर्क करो या ना करो, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर करो। स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब पहले हार्ड वर्क करना सीखोगे। पहले हार्ड वर्क की आदत डालो, तब जाके जान जाओ। पहले गाड़ी चलाना तो सीखो, तभी तो लहरिया कट मारोगे। चलो नए टेली, देखो अगला सवाल देखते हैं सर कि नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। अभी जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल आया था 2023, ये किनके द्वारा दी गई मंजूरी। तो सर ये भारत के अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। अब इसका देखते हैं इसके बारे में सर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए टेलीकम्युनिकेशन 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते क्या है सर। तो यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदलेगा। सबसे बड़ा चीज, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या थोड़ा सा हायर लेवल का, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है तथ्य पे। ये बोल रहा है कि अभी जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है वो सर किसको रिप्लेस कर रहा है। तो बेटा यह कानून अब जो आज से 138 साल पुराना था, अभी कौन सा चल रहा है सर, तो 2023 चल रहा। तो 138 साल पुराना कब होगा सर, तो 1885। 1885 में बेटा सोच लो, 1885 में जब आईएनसी, याद करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में। ठीक है, तो 138 साल पुराना ये जो अभी तक जो टेलीकम्युनिकेशन बिल जो चल रहा था वो कौन सा, तो 138 साल अंग्रेजों के जमाना, दादा जमाना वाला। हम लोग अभी तक इतना एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है, बट जो हम लोग रूल्स जो फॉलो कर रहे थे अभी भी 138 साल वाला पुराना कर रहे थे। बट इस बार क्या है कि जो भारत की जो माननीय जो राष्ट्रपति महोदया है, ठीक है, इस बार क्या इस बिल को मंजूरी दे दी है। तो सर ये 138 साल पुराना बिल ये क्या हो जाएगा सर, ये समाप्त हो जाएगा और न्यू कम्युनिकेशन बिल 2023 क्या हो जाएगा सर, आज से इनैक्ट हो जाएगा, मतलब कि लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, देखते हैं। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी यह बिल जगह ले गया। ट्राई एक्ट 1997 को। ओके चले, देखो ये क्या कुछ नहीं है बेटा। देखो 1933 में एक बिल आया था, उतना पर मैं जोश्रम क्या था, तो टेलीग्राफ एक्ट 1933, इसको रिप्लेस कब किया गया था, तो बेटा 1997 में किसने किया था, तो ट्राई ने किया था। ट्राई एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था, तो टेलीग्राफ एक्ट को। और न्यू कम्युनिकेशन बिल किसको करेगा, तो सर 138 साल पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को क्या करेगा सर, ये बदलेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। अगला सवाल है सर कि किस विश्वविद्यालय में 1040, 1000 लिख दिया, कोई बात नहीं बेटा, ये 1000 एक्चुअली 1040 ही है। आप इसको, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1040। ठीक है, चलो भी नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे कलर में लिख देता हूँ, तब आपको पता लगेगा। फिर बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, पता भी नहीं चल रहा। बेटा ये सही लिखे, देखो ये 1040 ही है। ये 1000 एक क्या है बेटा, ये एक ही है, ये एक ही है। ये 1000 की जगह जो जीरो था, जीरो ना लिख के 1000 हिंदी में लिखा हुआ। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय में 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार बनाई जाएगी। बताइए कि वो मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी है जहां पे 1040 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम क्या रहेगा सर, उसमें लिखा हुआ रहेगा, उनका स्मारक बना हुआ रहेगा। तो कहां पे इसको बनाया जाएगा सर, तो कोई और नहीं बल्कि JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में इसको बनाया जाएगा सर। कहां पे सर, तो ये JNU दिल्ली में। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ना, आप देखते होंगे जहां पे स्मारक वगैरह लगा हो, जो आप देखते होंगे शहीद स्मारक सब जो रहता है वहां पे लगा हुआ रहता है ना, सबका नाम वहां पे लिखा हुआ रहता है, जो मार्टायर्ड लोग का। अब दिल्ली में चले जाओ, वहां पे ऑलरेडी है ना। देखो जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में देखते क्या है, जो देखो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कमेटी ने कैंपस में 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, उद्देश्य क्या है सर, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में
स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को क्या करना है सर, जागरूक करना है, खासकर किसको सर, युवा पीढ़ी को बताना है कि हमारे जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वीर भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, खुदीराम बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, एक से एक युवा थे सर। और जाने सोच के देखो, आज जो भारत आजाद आप देख रहे हो, क्या सिर्फ एक महात्मा जी का डंडा से भारत आजाद हो गया है? नहीं सर, न जाने कितने शहीदों का इसमें खून लगा है सर, कितने युवा, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने लोगों का खूनों से सींचा। तभी तो सर तिरंगा झंडा का जो देखते हो ऊपर का जो रंग केसरिया होता सर, केसरिया बोलते, केसरिया ऐसी थोड़ी है केसरिया सर, वो और रक्त रंजित है सर वो, तभी तो जाके मिली है सर, तब जाके शांति मिली, फिर जाके हरियाली आई, समझ लो। ये तिरंगा का है, ये जो देखते हो आप 3 रंग का जो देखते हो ना, ये ऊपर वाला केसरिया ऐसी थोड़ी है वो, रक्त रंजित हो गई थी भूमि, तब जाके भारत आजाद हुआ। फिर जब आजाद हुआ तो कुछ दिन हम लोग शांत रहे, फिर देखते हो बीच में शांति अमन चैन का प्रतीक व्हाइट कलर होता है, और सबसे नीचे देखो हरा रंग है, हरी हमारी धरती की है ना, ये हरा रंग सोच लो, जो हरी झंडी दिखा देते हैं भैया, अब देख लेंगे ये है। चलो देखते हैं, तो समझ गए बेटा उद्देश्य क्या है इसका लगाने का, तो जागरूक करने का। इसमें भारत माता की मूर्ति के साथ संगमरमर ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उकेरे जाएंगे, मतलब भारत माता का वहां पे लगा हुआ रहेगा और संगमरमर रहेगा, उनपे क्या रहेगा, उनपे सर उनका नाम डिपिक्ट रहेगा, मतलब कि उस पे लिखा हुआ रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, कि किस राज्य में गीग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? कहां पे सर, तो सर वो तेलंगाना में। इसके बारे में देखते हैं क्या है सर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गीग श्रमिकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। बहुत बढ़िया सर, गुड जॉब एंड नाइस इनिशिएटिव बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। यह राज्य सरकार भोजन वितरण और ऑटो रिक्शा चलाने वाले इत्यादि जैसे गीग श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। ये कैब ठीक है, जो भोजन जो बांटते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी से, या फिर जो टिफिन में देखते हो इधर उधर ले जाके देते हैं उनको, या जो कैब चलाते हैं या जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं उन सब के लिए। और काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गीग श्रमिक कहा जाता है। गीग श्रमिक होता क्या है सर, तो देख लो क्या है, तो काम के बदले भुगतान के आधार पर, काम के बदले आपको पैसा देना है, नॉर्मल सी बात है, आप कहीं भी काम करोगे तो आपको क्या होगा सर, पैसा मिलेगा, वही है। तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गीग श्रमिक कहा जाता है। आप यहाँ एम्प्लॉय बोलते हो, कोई स्टाफ बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, गीग श्रमिक कहा जाता है। चलो अगला देखते हैं कि पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? देखो बहुत बेहतरीन, मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मतलब सोच नहीं सकते। ये बोल रहा है कि सर पोंग बांध सुने होगा ना, हिमाचल प्रदेश की तरफ जो पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, कहां पे स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित, बहुत हाईली सेंसिटिव, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव जगह बताया गया है। कौन कहां पे है सर, तो केंद्रीय पर्यावरण, ये कहां सर, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर सर, तो हिमाचल। इसका थोड़ा तथ्य देखते क्या है सर, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से लगे हुए कीम के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया। मतलब ये जो क्या है सर, बहुत ही संवेदनशील है, मतलब बहुत सेंसिटिव, मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही क्या है सर, बहुत सेंसिटिव जगह है, ठीक है। पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं, स्थित कहां पे है सर, तो ये सर आपका कांगड़ा जिला, कांगड़ा का है सर, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये कब कहां पे सर, तो वर्ष 1975 में ब्यास नदी पे बनाया गया था। अगर पूछेगा कि पोंग बांध कब बनाया गया था सर, तो सर ये 1975 में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था, तो सर ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ये स्पेशली इसको आप नोट डाउन कर लेना, बच्चे क्या है कि जो देख रहे हो महाराणा प्रताप सागर,
ये बार बार अब ज्योग्राफी में अभी जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे आप देखना महाराणा प्रताप सागर 2-3 जगह आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बेटा ये इसी पे है, पोंग जलाशय को ही महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है। ठीक है, कभी दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना। ठीक है, और बता दूं कि वर्ष 1983 में वन्य जीव अभयारण्य 2002 रामसर स्थल में ये स्टार्ट हुआ था सर, ये वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलो बेटा आप ज्यादा आपका टाइम ना लेंगे क्योंकि अब सौरभ सर का ऑलरेडी इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं आपको बता दूं कि अगर आपके छोटे भाई हैं जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे होंगे तो सौरभ सर भी क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मतलब कि बहुत ही कम समय में कैसे रिवाइज करना है, कैसे कम समय में कम ज्यादा टेंशन ना लेते हुए, क्या होता है ना बच्चों के ऊपर क्या होता है प्रेशर आ जाता है, तो कैसे प्रेशर को रिलीज करे, अपने आप को कूल एंड काम रख के इस कंडीशन में कितना ज्यादा मॉक टेस्ट बना सके, कितना ज्यादा टॉपिक कवर कर सके। तो हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू प्रिपेयर, ये दोनों चीजों अभी जो है आपका VS अड्डा पे चल रहा है। जो सौरभ सर आपको अभी पार्टिकुलर क्या है सर, आपको तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, SN सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं वहां पे साइंस पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको क्या है सर, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म हो गया है और बायो का एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मतलब समझ जाओ कि 1 से 2 दिन में आपका पूरा 10th का खत्म हो जाएगा, ये आपका साइंस। ठीक है, फिर आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अभी देख रहे होंगे वीडियो को तो प्लीज आप अपने छोटे भाइयों को बताएं कि यहाँ पे चल रहा हो भी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लग रहा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप अपने अंदर पढ़ने की इच्छा रखो, हम आपको सर पक्का पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का करंट अफेयर का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।